Hello students, I am Anshul Bharti, the director of Bharti Chemistry class. Today we are going to start chapter number first of class 10, that is chemical reaction and chemical equation. Chemical reaction and equation. तो सबसे पहले हम ये समझे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं और अपने आइडेंटिटी और नेचर को लूज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब व्हेनेवर वी two elements or more than two elements and compound combine together and losing their identity and nature and forming a new compound with different property is known as chemical reaction। तो ये तो केमिकल रिएक्शन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। आप इसको दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी जितनी भी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है या जिसमें रिएक्टेंट अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, लॉस करता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन के बाद एक टर्म यूज होती है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? अब केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसके सिंबल्स और फॉर्मूले को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखें कि हमने बोला कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन केमिकल इक्वेशंस के अंदर हम सिंबल्स को यूज करके या फिर जो भी फॉर्मूलाज है उसको यूज करके इसकी इंफॉर्मेशन ठीक है सही तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है और जो इसकी स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फिजिकल स्टेट गैस होती है और ये फॉर्मेशन कर रहा है CO2 का, उसका फॉर्मूला CO2 है और ये गैस होता है। तो अब यहाँ पे हमें सिंबल से और उसकी फिजिकल स्टेट से करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हम रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन की किससे, ऑक्सीजन से, और फॉर्म करें वाटर, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस है, यहाँ ऑक्सीजन गैस है और यहाँ वाटर कैसा है, लिक्विड है। तो यहां से हमें इनकी फिजिकल स्टेट भी डिटरमाइन होती है, साथ ही साथ इनके सिंबल्स भी मिलते हैं। तो इसीलिए जो केमिकल इक्वेशन होता है एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि दो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के अंदर हम देखें तो ये जो आपको सिंगल हेडेड एरो दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस रिएक्शन में बनते हैं उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए इस एरो की हम हेल्प लेते हैं और ये हमें बताता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन का और केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हम थ्योरेटिकली लिखते हैं तो हम रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें बताते हैं। तो कैसे हम पता लगाए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब
किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बहुत अच्छे से पढ़े, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो अच्छे से समझे। किसी भी केमिकल रिएक्शन को पता लगाने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और वहां पे आपको इंडिकेशन हो कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो समझे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक एग्जांपल समझे, अगर हम जिंक के ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं तो फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट का और लिबरेशन होता है गैस का। गैस का जो इवोल्यूशन होता है उसे हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। तो यहां पे गैस का इवोल्यूशन हुआ, इंडिकेट हो गया कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का हम एग्जांपल देखें। अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करता है और जब वो प्रोडक्ट बनाता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, और अगर उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, वहां पे समझे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जांपल देखें, कार्बन आपको पता है कि सॉलिड होता है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे ये सॉलिड था, बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। मतलब यहाँ पे भी इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस दौरान अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो वहां भी इंडिकेशन है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें कि मैग्नीशियम रिबिन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, देन इट बर्न विद डेजलिंग फ्लेम, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है, विच प्रूव्स दैट कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। मैग्नीशियम रिबिन burn in presence of air and it form magnesium oxide। तो चेंज इन टेम्परेचर से भी रिएक्शन इंडिकेट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर की बात अगर हम करें तो अगर हम ऐसे रिएक्टेंट को आपस में मिलाएं जो कलरलेस है, लेकिन जैसे वो रिएक्ट करे और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन का अगर जो कलर है वो कलरलेस से कलर्ड हो जाए, तो समझ जाए वहां भी इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जांपल देखें हम, क्या हमने लेड एसिडेट का सॉल्यूशन बनाया, CH3COO होल ट्वाइस Pb, लेड एसिडेट, उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला। तो जैसे ही हमने उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला, अभी ये भी कलरलेस है, ये भी दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, कलरलेस, लेकिन दोनों जैसे आपस में रिएक्ट हुए येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो येलो कलर का सॉल्यूशन होगा वो होगा लेड आयोडाइड का, और फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेशियम एसिटेट का। तो चेंज इन कलर भी प्रूव करता है कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या है, तो सबसे पहले तो बेटा ये समझे कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो घुला नहीं है। तो क्या होता है कि जब लिक्विड सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं और जैसे आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होती है तो फॉर्मेशन हो जाता है इनसॉल्युबल सॉलिड का, जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डाउनवर्ड एरो से। जैसे एग्जांपल है कि सोडियम सल्फेट का
सॉल्यूशन बनाया और उसमें हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिक्स किया। तो जैसे ही मिक्स किया, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ और साथ में बना सोडियम क्लोराइड। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में अगर गैस निकले, इवोल्यूशन ऑफ गैस है मतलब केमिकल रिएक्शन होगी। अगर स्टेट में चेंज आया तो भी केमिकल रिएक्शन होगी। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो भी केमिकल रिएक्शन होगी। अगर कलर में चेंज आया तो भी केमिकल रिएक्शन होगी। और अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ तो भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हेल्प करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेटा 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में समझें। जब रिएक्टेंट के टोटल एटम प्रोडक्ट के टोटल एटम के बराबर नहीं होते हैं तब ऐसी इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के टोटल एटम प्रोडक्ट के टोटल एटम के बराबर होना चाहिए। एग्जांपल समझे कि अगर हमने रिएक्शन कराई नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से और बना दिया अमोनिया, और अगर हमने इसके एलिमेंट की लिस्टिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में करी, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के एटम कितने हैं 2, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, इधर कितने हैं 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एटम्स है वो बराबर नहीं है, विच प्रूव्स दैट ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो नाइट्रोजन की रिएक्शन जैसे हमने हाइड्रोजन से कराई और बनाया अमोनिया, और इसके एलिमेंट्स की लिस्टिंग अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे करी, तो देखिए इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इधर कितने हैं 6। मतलब रिएक्टेंट के टोटल एटम्स प्रोडक्ट के टोटल एटम्स के क्या है, बराबर है, विच प्रूव्स दैट कि ये कैसी है, बैलेंस। यहाँ रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के एटम के बराबर नहीं है, विच प्रूव्स दैट ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन के टाइप्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, या हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि हमें फॉलो करना पड़ता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के पीछे एक लॉ होता है जिसे हमें प्रूव करना पड़ता है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड, विच मीन्स दैट रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हमने कोई इक्वेशन अनबैलेंस ली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, और उसका मास निकाला, तो नाइट्रोजन का 28, हाइड्रोजन का 6 और अमोनिया का 17, 34 ग्राम, और यहाँ कितना है 17 ग्राम। मतलब जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो बराबर नहीं है। मतलब ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो ही नहीं करता है। अगर इसी रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया, नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा के हमने अमोनिया बनाया और हमने इसको बैलेंस कर दिया, और अब हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास निकाला, तो ये हुआ 28 और ये हुआ 6 और ये हुआ 2 × 14 + 3 दैट इट इज 34, और ये भी कितना हुआ 34। तो ये 34 ग्राम हुआ, ये भी 34 ग्राम हुआ। मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हुआ।
तो ये प्रूव करता है कि अगर हमारी रिएक्शन बैलेंस है तो हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। लेकिन अगर हमारी रिएक्शन अनबैलेंस है तो हमारा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, बिकॉज वी हैव टू ओबे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए प्रैक्टिस ही हेल्प करती है। लेकिन बिगनर्स के लिए एनसीईआरटी में एक मेथड दी गई है, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आज हम आपको हीट एंड ट्रायल मेथड सिखाएंगे कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम कुछ इक्वेशंस को बैलेंस भी करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आयरन सॉलिड ने वाटर स्टीम के फॉर्म में रिएक्शन करके आयरन का एक ऑक्साइड बनाया सॉलिड स्टेट में और लिबरेशन हुआ गैस का। इस इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करने को आ जाए तो आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में पहली स्टेप ये होती है कि किसी भी रिएक्शन के जितने भी कंपाउंड्स हैं और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इनक्लोज किया जाता है एक बॉक्स में। तो स्टेप नंबर 1 में हम ये सारे फॉर्मूलेस को एक बॉक्स में इनक्लोज करेंगे। जैसे आयरन सॉलिड है, ये बनाया, वाटर गैस, इस पे भी बॉक्स बनाया, गिव्स Fe3O4 सॉलिड, इस पे भी बॉक्स बनाया, प्लस H2 गैस, इस पे भी बॉक्स बनाया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, ये जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स है उनके जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स है उनकी LHS और RHS पे हम क्या कर देते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी एलिमेंट है जैसे Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनकी LHS और RHS पे हमने लिस्टिंग कर दी। LHS पे आयरन 1 है, यहाँ कितना है 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। इस लिस्टिंग से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस है। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम करेंगे कि इस पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे बड़े फॉर्मूले को हम सिलेक्ट करेंगे। उस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके उसके एटम की बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे और फाइनली जितने भी बचे हुए एटम्स हैं उनकी बैलेंसिंग करेंगे। तो देखिए इसमें कि ये जो Fe है सॉलिड स्टेट में, H2O है गैस स्टेट में, Fe3O4 सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें सबसे बड़ा फॉर्मूला नो डाउट आपको दिख रहा है Fe3O4। इसके एटम की हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखें इसमें कैसे करेंगे। इधर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आयरन कितने 3 हैं, तो 3 के नंबर से मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से LHS और RHS में इन एटम्स की लिस्टिंग करेंगे। तो ये एटम कौन कौन से थे, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये आपका LHS हो गया और ये क्या हो गया RHS हो गया। इनकी आप लिस्टिंग कर लें। इधर ये कितना है 3 है, यहाँ भी कितना है 3 है। ऑक्सीजन देखें यहाँ कितना, हाइड्रोजन देखें यहाँ कितना है 8 है, यहाँ भी कितना है 8 है। ऑक्सीजन कितने बेटा यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4। तो अगर आप LHS और RHS पे जैसे ही एटम्स की लिस्टिंग करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर एटम दोनों साइड सेम है, हैंस प्रूव दैट द रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये वो तरीका है जिसके द्वारा आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हम कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट वन इज Fe2O3 सॉलिड स्टेट में एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट के साथ रिएक्ट करेगा
और Al2O3 सॉलिड और Fe बनाएगा। जैसे कि हमने बताया था हमारा कॉन्सेंट्रेशन सबसे बड़े फॉर्मूले में होना चाहिए, ये दोनों बड़े फॉर्मूले हैं। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ आप 2 लगा दें, यहाँ आयरन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दें, चेक कर लें। आयरन 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, रिएक्शन इज बैलेंस। नेक्स्ट वन, ये मीथेन है, CH4 गैसेस स्टेट में ऑक्सीजन के साथ जैसे हमने से रिएक्ट किया, फॉर्मेशन हुआ CO2 का और फॉर्मेशन हुआ H2O का। चेक करें, बड़ा फॉर्मूला है CH4, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन बैलेंस करने में ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4, हैंस द रिएक्शन इज बैलेंस। थर्ड वन, AgCl है, इसके ऊपर अगर हमने सनलाइट डाली तो Ag में सॉलिड और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंसिंग चेक कर लें, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, ये ट्वाइस हो जाएगा, इसके चक्कर में Ag अनबैलेंस हो जाएगा, Ag 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। फोर्थ, FeSO4 ferrous sulfate converted into Fe2O3 solid plus SO2 gas plus SO3 gas. Now यहाँ आयरन कितना दिख रहा है आपको 2, यहाँ आयरन कितना है 1, यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर ऑलरेडी 2 है, देखिए 1 और 1, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें 3 2 5 4 3 8 2 4 8, रिएक्शन इज बैलेंस। फिफ्थ, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई इस स्टेट में, इसने भी फॉर्मेशन कराया कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस H2O लिक्विड का। बैलेंसिंग करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला दिखा, कार्बन कितने यहाँ 6, यहाँ पे 1 भी नहीं, 6 लगा दिया। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पे 2 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लें, यहाँ पे हो गया 12 और 6 18, जिसमें से 6 यहाँ पे है, तो हमें यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, तो 12 और 6 कितने हो गए 18। द रिएक्शन इज बैलेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मैग्नीशियम लिया आपने सॉलिड, नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, Mg3 सॉलिड। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी नाइट्रोजन 2 है, रिएक्शन इज बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फिर हमने मैग्नीशियम लिया सॉलिड, इस बार हमने HCl से रिएक्शन कराई, एक्वस, एसिड हमेशा एक्वस में होता है। जैसे रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस निकली। बैलेंसिंग चेक करें, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने 2 लगाया, हाइड्रोजन 2, मैग्नीशियम 1, रिएक्शन इज बैलेंस। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड लिया KClO3, इसको कन्वर्ट किया KCl में प्लस O2 में, ये सॉलिड, ये सॉलिड। अब यहाँ खासियत देखें, यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। अब ऑक्सीजन के देखें, इधर ऑक्सीजन 2 है इवन नंबर में, इधर ऑक्सीजन 3 है ऑड नंबर में। अब यहाँ 2 लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे नहीं हम, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, तो ये इवन में आ जाएगा। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, ये इवन में आ जाएगा। तो यहाँ 2 पोटेशियम है, तो यहाँ भी 2 पोटेशियम आ जाएंगे, और 2 क्लोरीन है और ये 2 क्लोरीन, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से कराएं तो सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस H2O बनेगा। रिएक्शन देखें, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया,
ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 और 2 6, यहाँ भी कितने 4 और 2 6, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। द लास्ट एंड द फाइनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एनसीईआरटी की। लेड नाइट्रेट लिया PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट किया PbO लेड ऑक्साइड बना, प्लस NO2 गैस निकली प्लस O2 गैस निकली। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन और 1 5 है, इधर ऑड ऑक्सीजन है, इधर 3 2 जा 6, इधर इवन ऑक्सीजन है। तो अब हमें इसको बराबर करना है, तो हम ये जो ऑड वाला ऑक्सीजन है उसको इवन करेंगे, तो सबसे छोटा कोएफिशिएंट हम 2 लेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके चक्कर में यहाँ लेड 2 हो गए, तो यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाइट्रोजन देखें, यहाँ पे कितने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 4, तो हमने नाइट्रोजन यहाँ पे 4 कर दिया। अब हम ऑक्सीजन देखें तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ध्यान से देखें 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अब यहाँ ऑक्सीजन काउंट करें 4 2 जा 8 और ये 2 10 और ये 12, हैज द रिएक्शन इज बैलेंस। तो ऐसे किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एनसीईआरटी मैथ्स साइंस में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी आप ट्राई करें। बाकी हम अगले लेक्चर के अंदर और भी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे और इस लेक्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।